प्रश्नकर्ता, आज से 50-60 साल पहले एक मानसिक रोगी को जितनी एंग्जाइटी, उत्कंठा महसूस होती थी, उतनी आज एक सामान्य युवा को महसूस होती है। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि आपके अनुसार इसके कारण क्या हैं? और अगर हम इस समस्या का हल नहीं निकाल पाते हैं, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? आचार्य प्रशांत, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। नाम क्या है तुम्हारा? प्रश्नकर्ता, मोहित शर्मा। आचार्य प्रशांत, मोहित ने कहा, आज से 5 दशक पहले जितनी एंग्जाइटी एक मानसिक रोगी को होती थी, उतनी एंग्जाइटी आज आम है, स्कूलों में, कॉलेजों में। और ये बात अनुमान के आधार पर नहीं है, ये आंकड़े हैं, ये नंबर्स हैं, ये रिसर्च, अनुसंधान है, ये डेटा, तथ्य हैं। हम सब किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, निराश हैं। कोई चिंता है, दिमाग पर बोझ है। ये बात कहने की नहीं है, ऐसा हो रहा है। परीक्षण करके अगर नापा जाए तो हम सबका यही हाल निकलेगा। यहां भी यही हाल निकलेगा। कोई चीज है जो परेशान करे ही जा रही है, करे ही जा रही है। तो पूछा है कि बात क्या है? बात क्या है? 2 पक्ष हैं उसके, दोनों को समझ लेंगे। पहली चीज ये है कि वैज्ञानिक क्रांति के बाद जितने विषय हो सकते हैं पाने के लिए, उनमें बेतरतीब वृद्धि आ गई है। आज से 50 साल पहले जितनी चीजें हो सकती थीं कि जिन्हें पाया जा सकता था, आज उससे 100 गुना चीजें मौजूद हैं। न सिर्फ वो मौजूद हैं, वो तुम्हें हर समय अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं। तो उपभोग करने की जितनी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनमें बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। समझ रहे हो? एक आदमी जिन चीजों को हासिल कर सकता था, वो 50 साल पहले की अपेक्षा आज 100 गुनी है। और न सिर्फ वो 100 गुनी हैं, वो तुम्हारे पास हर तरीके के माध्यम से पहुंच रही हैं, प्रदर्शित हो रही हैं, विज्ञापित हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? अब एक इंसान है, वो इस कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसको बार बार दिख रहा है कि दुनिया में हासिल करने के लिए, उपभोग करने के लिए, भोगने के लिए इतनी चीजें हैं। और वो चीजें बार बार उसके दिमाग पर लाई जा रही हैं, एक तरह से उसके दिमाग पर हमला किया जा रहा है। और ये जो इतनी चीजें हो गई हैं दुनिया में, जो विज्ञान और तकनीक का उत्पादन है, जो बाजार का उत्पादन है, क्या तुम उन सबको पा सकते हो और उनका उपभोग कर सकते हो? प्रश्नकर्ता, नहीं। आचार्य प्रशांत, चीजें बढ़ती जाएंगी, पर उनके भोग की तुम्हारी क्षमता तो नहीं बढ़ रही। या बढ़ रही है? न तुम्हारे पास उतना ज्यादा पैसा है, हर किसी के पास नहीं हो सकता। और न तुम्हारे पास उतना समय है। तो बढ़ क्या रहा है फिर? तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, तुम्हारी निराशा बढ़ रही है कि इतनी चीजें हैं, मुझे तो मिल ही नहीं। इतना कुछ है, हर चीज के नए नए मॉडल निकल रहे हैं। दुकानों में नए नए आविष्कार पहुंचते जा रहे हैं। खाने, पहनने, रहने, घूमने फिरने, हर जगह के नए नए जरिए खुलते जा रहे हैं। और मैं चूकता जा रहा हूं। आई एम मिसिंग आउट, आई एम मिसिंग आउट। और न सिर्फ मैं चूकता जा रहा हूं, कोई और है जो मजे ले रहा है। कैसे पता कि कोई और है जो मजे ले रहा है? मैंने फेसबुक पर उसकी फोटो देखी। क्योंकि जो मजे ले रहा होता है, वो मजे लेते हुए फेसबुक पर अपनी फोटो जरूर डालेगा। वो ये फोटो कभी नहीं डालेगा कि मजे लेने के बाद क्या हुआ। कभी किसी को देखा है कि वो हंसने के बाद की भी फोटो फेसबुक पर डाले? पर जब हंस रहे होते हैं तो फोटो आ जाती है फेसबुक पर। वो फोटो देखी 1000 लोगों ने, और 1000 लोगों उस फोटो को देखकर ऐसे हो गए, ये भी हंस रहा है। मैं ही रह गया बस। मैं ही पीछे रह गया, पूरी दुनिया मजे कर रही है। किसी ने नई गाड़ी खरीदी, उसने फेसबुक पर डाल दिया। और तुम देख रहे हो अपनी पुरानी आल्टो को। और अब तुम्हारा मन कर रहा है कि आग लगा दूं इसमें अभी। अब भले ही वो जो गाड़ी की फोटो डली हो, भले ही वो नकली हो। कितनी दफे मैंने देखा है, जवान लोग होते हैं, जहां देखते हैं कि कोई इंपोर्टेड गाड़ी सामने खड़ी है, इधर उधर देखते हैं और जल्दी से सेल्फी ले लेते हैं। कपड़ों की दुकानों के ट्रायल रूम में लिखा देखा है मैंने, सेल्फीज नॉट अलाउड, सेल्फी लेने की अनुमति नहीं है। लड़के लड़कियां हैं वहां, देखते हैं कोई महंगी ड्रेस जिसको वो खरीद नहीं सकते, उसका ट्रायल तो कर सकते हैं। वहां ट्रायल करने जाएंगे, ट्रायल रूम में सेल्फी लेंगे, और वो फोटो फेसबुक पर डाल दी जाएगी। अब 10 का दिल जला दिया, धुआं ही धुआं उठ रहा है। बाकी काम फोटोशॉप कर देती है, बैकग्राउंड ब्लर कर देती है, तो पता भी नहीं चला कि ट्रायल रूम में ली है ये फोटो। तो ये जो वस्तुओं की तीव्र वृद्धि है, ये जो चीज़ों का फैलाव है, इसने हमको डिप्रेशन में डाल दिया है, क्योंकि हमारी कामनाएं, हमारी अधूरी इच्छाएं हमारे सामने और बेबस होकर के और निराश होकर के प्रकट हो जाती हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा।
और हकीकत यह है कि तुम्हें उतना चाहिए नहीं। इस बात को समझना। तुम्हें गुस्सा बहुत आएगा। वो सब चीज़ें तुम्हें चाहिए नहीं, वो सब चीज़ें चाहने पर तुम्हें मजबूर किया जा रहा है। कुछ बैठे हैं शातिर, चालाक लोग जो तुम्हें उन चीज़ों को चाहने पर भी मजबूर कर रहे हैं जिन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, जिन चीज़ों को तुम कभी न चाहते, पर तुम्हें बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से मजबूर कर रहे हैं कि तुम उन चीज़ों को चाहो और खरीदो और उनकी जेब भरती रहे। और अधिकांशतः हम थोड़े कम समझदार लोग होते हैं। ये भी कह सकते हो, भोले लोग होते हैं। हमें उन शातिर लोगों की चालें नहीं समझ में आती। वो चीज़ें सिर्फ बनाते नहीं हैं, वो उन चीज़ों का बाजार भी बनाते हैं। बात को समझना। चीज़ बनाना काफ़ी नहीं होता, चीज़ों का बाजार भी बनाना पड़ता है। बाजार, समझ रहे हो? उसके लिए एक मांग तैयार करनी पड़ती है। आप एक फैक्ट्री में कोई चीज़ बनाएं, इतना ही काफ़ी नहीं है। जब आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आपको उसके साथ साथ उसकी मांग भी बनानी पड़ेगी ना, तभी तो उसे खरीदा जाएगा और तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। और वो मांग किसके मन में तैयार की जाती है? तुम्हारे। और हम शिकार हो जाते हैं। हर चीज़ की मांग हमारे मन में तैयार की जा रही है, हर चीज़ हम पा नहीं सकते तो हम बहुत बहुत निराश हो जाते हैं। वही निराशा फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के तौर पर सामने आती है। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मुझे भी ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे भी ऐसा घर चाहिए। अरे, उसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला। अरे, उसकी शादी हुई है, इतनी बड़ी शादी हुई है, इतने करोड़ की शादी हुई है, और मीडिया पर फोटो ही फोटो। तुम्हें क्या लग रहा है वो सब फोटो अनायास ही आ जाती हैं? नहीं। वो पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन, तैयार किया हुआ अभियान होता है, क्योंकि पूरी वेडिंग इंडस्ट्री काम कर रही है। हमें लगता है कि हमें किसी की शादी दिखाई जा रही है। फलाने एक्ट्रेस ने फलाने एक्टर से शादी कर ली और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास खबरें आ रही हैं। नहीं, नहीं, नहीं। उन खबरों के पीछे पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उन खबरों के पीछे पूरी इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है। वो तुम्हें ये सब दिखा रहे हैं ताकि तुम भी उस तरह की वेडिंग करो और किसी की जेब भरो। और ये बात हमें समझ में नहीं आती। और जब हम वैसी शादी नहीं कर पाते तो हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। कितने घरों में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि शादी जिस तरह से करनी थी वो अरमान पूरे नहीं हो पाए। और शादी कैसे करनी थी? शादी वैसे करनी थी जैसे अभी मीडिया में देखा है। मुझे भी वैसी ही शादी करनी है, वैसी ड्रेस पहननी है, उसी तरह का शोशा होना चाहिए, उसी तरह के 4-5 इवेंट होने चाहिए। 4-5 इवेंट होने चाहिए। ये तुम्हें सिखाया किसने? उसने। पर हम ये बात देख ही नहीं पाते। और हमने किसको अपना गुरु बना लिया? अब गुरु शब्द आ गया है तो अब मैं दूसरे कारण पे आता हूं। हमने कहा डिप्रेशन का पहला कारण है फोर्स्ड कंज्यूमरिज्म, कृत्रिम उपभोक्तावाद। हमें मजबूर किया जा रहा है उपभोग करने के लिए, ये डिप्रेशन का पहला कारण है। और डिप्रेशन का दूसरा कारण है डिक्लाइन इन विजडम, बोध का पतन। किसी ने कहा अभी, वी आर इन द पोस्ट रिलीजन एज, हम धर्म आगामी समय में जी रहे हैं। तो सच्चाई की कुछ कीमत है, ईमानदारी की कुछ कीमत है, प्यार की कुछ कीमत है, इन बातों को अब मजाक समझा जाने लगा है। और यही वो बातें हैं जो दिमाग को सेहत और संतुलन देती हैं। पर हमें बता दिया गया है कि नहीं साहब, अब तो कीमत बस एक चीज की है, संपन्नता की। कुछ भी करके बस पैसा कमाओ। नतीजा उसका सामने आ रहा है, तमाम तरह के व्यसन, डिप्रेशन, अवसाद, हिंसक व्यवहार और इस ग्रह के इकोसिस्टम, परितंत्र का पूरा विनाश। तुम सब तो व्यवसाय संबंधित पाठ्यक्रम के पढ़ने वाले छात्र हो, अच्छे से जानते होंगे कि धरती का हमने क्या हाल कर दिया है। उसका सीधा संबंध इन्हीं दोनों चीजों से है। पहला, उपभोक्तावाद में वृद्धि। दूसरा, बोध का पतन। हमारे विद्यालयों में सब कुछ पढ़ा दिया जा रहा है, आधारभूत बोध साहित्य नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो लड़का लड़की ये जब जवान हो रहे हैं तो इन्हें इधर बहुत सारी बातें पता हैं, इन्हें जिंदगी कैसे जीनी है ये नहीं पता है। और इसमें से बहुत कुछ बुद्धिवाद के नाम पर हो रहा है। इस बात से कैसे इनकार करोगे कि अगर तुम्हारी जिंदगी में ये सब मूल्य नहीं हैं, धैर्य, प्रेम, समझ, कर्मठता, ईमानदारी, तो तुम चैन से नहीं रह सकते। इस बात से कोई इनकार कर सकता है? लेकिन इन सब बातों को स्कूलों के, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में कोई जगह नहीं दी जा रही है।
तो जो होना है वो हो ही रहा है। अमेरिका में सामूहिक गोलीकांड होते हैं और अक्सर स्कूलों में होते हैं। और अक्सर जब स्कूलों में होते हैं तो जो बंदूक चलाने वाला होता है वो कोई स्कूल का ही छात्र होता है। जिस उपभोक्तावाद की हम बात कर रहे हैं उसका शिखर, उसका प्रतिमान तो पश्चिम ही है ना। तो ये सब वहाँ होता है और ये सब अब हमारे सामने भी आ रहा है। हमारे सामने भी आ रहा है, ये और ज्यादा दुख की बात है। हमारे पास समझ थी, बोध था। हमारे पुराने लोग भले ही हमें और कुछ न दे पाए हों, उनके पास बहुत पैसे वगैरह न रहे हों, लेकिन एक चीज बेशकीमती वो हमारे लिए छोड़कर गए थे, विजडम, समझ, बोध। हमने उसका बड़ा अपमान किया। हम उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। हमें लगता है उसकी कोई कीमत ही नहीं है। हम कहते हैं ये सब पुराने लोगों की दकियानुसी बातें हैं, हटाओ। के एफ सी चलते हैं। हम किसी को देख लें कि वो बोध साहित्य पढ़ रहा है तो हम उस पर हंसने लग जाते हैं। हम कहते हैं देखो ये आज के ज़माने में कैसी बातें कर रहे हैं। तुम ये नहीं समझते कि ये जो वो कर रहा है वो छोटी मोटी बात नहीं है, वो मनोविज्ञान के अग्रणी अनुसंधान की चीज़ है। पर वो हम जानते भी नहीं। हम कहते हैं कि पुरानी बातें हैं, सब बेकार की चीज़ हैं। वो बेकार नहीं है। उन्हीं बातों की तरफ आज भौतिक शास्त्र भी बढ़ रहा है, उन्हीं बातों की तरफ आज न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान भी बढ़ रहे हैं। और वो नहीं है जिसके पास उसकी जिंदगी बहकी बहकी रहेगी, जैसे कोई कोहरा छाया हो, जैसे कोई नशा हो। जो दुनिया के सर्वोच्च सफल व्यक्ति भी हैं, अगर तुम उनके वृत्तांत भी पढ़ोगे, उनकी जीवनी या आत्मकथा भी पढ़ोगे, तो तुम पाओगे उनमें से 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो बौद्ध साहित्य के बड़े पारखी थे, गहन पाठक थे। उनमें से बहुत तो ऐसे थे जो पश्चिम से भारत आए क्योंकि वो अपने मन को सुलझाना चाहते थे, इससे पहले कि वो कोई व्यवसाय या उद्योग शुरू करें। पश्चिम इस बात को सराहता है और ये बड़े खेद की बात है कि ऐसा भारतीय नहीं कर रहे। अभी जिसकी तुमने बात की, हर तरह के मनोविकार, उत्कंठा, अवसाद, यहाँ तक कि जिसको तुम स्पष्टतः मनोरोग संबंधी विकार कहते हो, बाइपोलर वगैरह, उनका भी बहुत संबंध उन्हीं चीज़ों से है जिनकी मैंने बात की। तो इन दोनों बातों के प्रति बेहद सावधान रहना। गौर से देखो कि क्या तुमको आकर्षित कर रहा है। क्या चीज़ उपभोग करने को चालाकी से मजबूर किया जा रहा है। किसी को चालाकी मत करने दो अपने साथ। तुम्हारी जिंदगी कीमती है। तुम्हारी जिंदगी इसीलिए नहीं है कि किसी ने कोई उत्पाद बनाया है और तुम उसे उपभोग करते चलो और उपभोग कर करके उसको पैसा खिलाते चलो। इसलिए है तुम्हारी जिंदगी। इस बात पर बहुत सावधान रहो, बहुत बहुत सावधान कि मुझ में क्या इच्छा जागृत कर रहा है और कौन। कहीं मैं किसी के लालच का शिकार तो नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ जिसकी मैं सलाह दूंगा वो ये है कि पढ़ो और अच्छा पढ़ो। जब मैंने कॉर्पोरेट के आगे की अपनी यात्रा शुरू की थी तो शिक्षण संस्थाओं से ही की थी, आज से 15 वर्ष पहले। और शुरुआती चीज़ ही जो मेरी संस्थान किया करती थी वो ये थी कि शिक्षण संस्थाओं में जाकर पहले वहाँ एक लाइब्रेरी स्थापित करना। युवाओं को ये तो पता चले कि पढ़ने के लिए ये भी मौजूद है। दुनिया का ऊंचे से ऊंचा साहित्य हर देश से, हर जगह से, हर धारा से लाकर उनके सामने रखो तो। और फिर उसी साहित्य पर आधारित आधारभूत कोर्सेज जो छात्र पढ़ें, समझें। और उससे प्रमाणता बहुत मदद भी मिलती थी। और यही आपको भी करना चाहिए, भले ही इसका कोई कोर्स उपलब्ध हो या न उपलब्ध हो। कोर्स अगर नहीं मिल रहा तो खुद करो। और आज ज़्यादा आसान है क्योंकि इंटरनेट आज ज़्यादा सुलभ है पहले की अपेक्षा। बहुत कुछ है जो तुम ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो, किंडल पर पढ़ लो या किताब मंगा लो, ऑर्डर कर लो। पढ़ने का मतलब समझते हो क्या है? पढ़ने का मतलब यह है कि कोई बहुत ऊंचा आदमी जो तुमसे आमने सामने नहीं मिल सकता, वो क्या कह गया है वो तुमको पता चल गया है। तुम उससे मिल नहीं सकते, हो सकता है वो अब तक मर गया हो, लेकिन उसकी बात तुम तक पहुंच गई। ये अपने आप में कितनी खूबसूरत बात है या नहीं? तो पढ़ो और सही पढ़ो। और ये सब जो शिकारी घूम रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे समय और तुम्हारे पैसे का शिकार करने के लिए, इनके विरुद्ध सावधान रहो। हमारी जिंदगी हमारी है। हमारी जिंदगी इसीलिए नहीं है कि हम किसी फैक्ट्री के उत्पाद का उपभोग करते रहें ताकि जिसकी वो फैक्ट्री है वो वैसी 5 फैक्ट्रियां और डाल सके। तुम्हारी जिंदगी क्या इसीलिए है? श्रोतागण, नहीं। आचार्य प्रशांत, तो होशियार रहो।